बच्चों, आज हम वसंत की पुस्तक का पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे, जिसको कि लेखक शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। ये वास्तव में एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई बातें हम याद करके वो लिखते हैं। तो ये एक संस्मरण है जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के विषय में बताया है। लेखक को उनके बड़े भाई की चिट्ठी प्राप्त होती है जिसमें दादी माँ की मृत्यु का समाचार है। दादी माँ की मृत्यु का समाचार पढ़कर लेखक को दादी माँ से जुड़ी हुई सभी बातें याद आने लगती हैं। सबसे पहले आता है लेखक को अपने व्यक्तित्व के बारे में बताता है लेखक कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। अनमना का अर्थ होता है जहाँ कहीं भी मन ना लगना। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब इस में जिस छाया का जिक्र हुआ है वो छाया किसकी है? दादी माँ की, जो लेखक की दादी माँ है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार के दिन मतलब जो मानसून वाले महीने होते हैं जिनमें बारिश आती है। अब यहाँ पे लेखक अपने गांव के वातावरण का जिक्र कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है कि बारिश के महीने में गांव में किस तरह का हो जाता है। गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंध पर पूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। आप जानते ही हो जैसे बच्चों की आदतें होती है भरे हुए पानी में कूदना, उसमें नहाना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो इसी तरह का लेखक कह रहा है कि कुआर के दिनों में अगर इस गंध भरे मतलब बदबू हो जाती है उस पानी में, लेकिन बच्चों का मन तो बच्चों का ही होता है ना, तो उसको अगर उसमें नहाना ना मिले तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2 एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर मतलब बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू मतलब साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता, सद्य मतलब ठंडा। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब इस पैराग्राफ में दादी माँ किस तरह से मरीज की देखभाल करती है उसका जिक्र किया गया है। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम,
हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेके मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनानी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर, विषुचिका के दिन मतलब जो संक्रमण वाले दिन होते हैं, जहाँ जब इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, तो उन दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर के गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। क्यों नहीं जी होता? क्योंकि बचपन में तो जो बुखार चढ़ता था उस समय दादी माँ बड़े अच्छे से देखभाल करती थी, और अब लेखक बड़ा हो गया है, शहर आ गया है, तो उस तरह की देखभाल नहीं होती और कड़वी दवाई खानी पड़ती है। तो इसलिए लेखक का मन अब बुखार बुलाने को नहीं करता। अब दूसरी घटना का जिक्र है, दूसरी घटना का वर्णन है यहाँ पे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन का घर मतलब शादी के एक काम का। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। विलंब मतलब देर। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार होता है बरामदा। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब यहाँ पे रामी की चाची का जिक्र है। रामी की चाची का नाम है धन्नो। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार मतलब निपटारा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उन्होंने विवल होकर कहा, विवल होकर, खुश होकर, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब ये अगली घटना का वर्णन है, किशन भैया के विवाह का वर्णन। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने इस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है।
बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा, भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान मतलब सुरक्षा कवच मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ दादाजी की मृत्यु के बाद से ही बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त मतलब जो लोग मुंह पे तो भले बनते हैं लेकिन वास्तव में वो हमारा बुरा चाहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। मतलब लेखक कहना चाह रहा है इस बात के द्वारा कि दादाजी के श्राद्ध में उनके पिताजी ने कर्ज लेकर खर्चा किया, क्योंकि उनके जो इस तरह के मित्र थे जो उनका बुरा चाहते थे, उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगे ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट देवी मतलब ऐसी देवी जो किसी श्राप के कारण धरती पर पैदा हुई हो और अब उसका श्राप खत्म हो गया हो। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली छाया मतलब जो दादी माँ की यादों की छाया आई थी वो विलीन हो गई, गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। घिनौनी मतलब जिससे घिन आती है, पाखें पंख। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब ये आया है काली चींटियों सी कतारें। लेखक की आंखों में आंसू भर आए हैं, इसलिए जो पत्र में लिखे हुए वाक्य हैं वो धुंधले हो गए हैं और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे चींटियों की लाइनें हो, इसलिए इसको कहा गया है काली चींटियों सी कतारें। तो ये हमारा पाठ था।